Hello students, I am Priyanka Sharma, lecturer in Mechanical Engineering at Shri Gokul Rama Government Polytechnic College, भरतपुर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट ME 309 दैट इज़ मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर 10th दैट इज़ एस्टिमेशन इन शीट मेटल शॉप के टॉपिक 10.5 कैपेसिटी फॉर पावर प्रेस के बारे में स्टडी करेंगे। इस कैपेसिटी पावर प्रेस की कैपेसिटी समझने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे पावर प्रेस का, एंड देन फिर हम देखेंगे कि पावर प्रेस की कैपेसिटी जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था मेरा ब्लैंक लेआउट का, उसमें हमने शीट मेटल शॉप के बारे में स्टडी किया था और शीट मेटल पे होने वाली जो प्रोसेस हैं लाइक कटिंग, फॉर्मिंग, इनके बारे में भी स्टडी किया था। तो उसमें हमने जब पढ़ा था टूल्स का, तो हमने उसमें देखा था कि कुछ टूल्स, हैंड टूल्स जो हम यूज़ लेते हैं, एंड देन हम कुछ मशीन्स उसमें यूज़ लेते हैं। वो मशीन्स जो होती हैं वो होती हैं पावर प्रेस, जिनकी वजह से, जिसके यूज़ से हम उन शीट्स को बेंड कर पाते हैं, डिज़ायर्ड शेप में उसकी फॉर्मिंग कर पाते हैं। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कैपेसिटी फॉर पावर प्रेस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेस का इंट्रोडक्शन कि प्रेस क्या होता है। तो प्रेस एक मशीन है, इट इज़ अ मशीन बाय विच वी कैन डू कटिंग एंड नॉन कटिंग प्रोसेस बाय अप्लाइंग फोर्स विदाउट रिमूविंग चिप ऑन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक शीट। जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि प्रेस, हम मतलब क्या कर रहे हैं, उसको जो मेटल है हमारा शीट मेटल है उसको हम प्रेस कर रहे हैं, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रेस है या पावर प्रेस है वो एक मशीन है जिसके थ्रू हम कटिंग और नॉन कटिंग प्रोसेस लाइक बेंडिंग, ठीक है, और कोई होल करना है उसमें, वो कटिंग में ही आ गया। नॉन कटिंग में जैसे हम बेंड कर ले हैं उसको, कर्व दे रहे हैं उसको, तो इस तरीके की जो प्रोसेस हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, प्रेस के थ्रू, बाय अप्लाइंग फोर्स, क्लियर, विदाउट रिमूविंग चिप। तो इसमें कोई चिप जो है वो रिमूव नहीं होता है। तो इस तरह की जो मशीन है उसको हम बोलते हैं पावर प्रेस। मेटल फॉर्मिंग इज़ वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर ऑलमोस्ट चिपलेस। ऑलमोस्ट चिपलेस, हम पूरा चिपलेस नहीं है बट ऑलमोस्ट चिपलेस है। ऑलमोस्ट चिपलेस क्यों कहा है, क्योंकि जब हम जैसे शीट मेटल पे अगर हमको होल करना है किसी डायामीटर का, तो उसके लिए जब हम पंच और डाई यूज़ करके होल करेंगे तो जो होल जो बाहर आएगा, जो होल का ब्लैंक बाहर आएगा, जो वो क्या होगा, एक तरह से वो एक तरह की चिप हुई, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं लेथ में और शेपिंग मशीन्स जो होती हैं, इनमें जो चिप्स निकलती हैं वो उस तरह की चिप नहीं होगी, क्लियर। तो ऑलमोस्ट चिपलेस है, पूरा चिपलेस नहीं है, चिप्स इसमें भी होती हैं। दीज ऑपरेशंस आर मेनली कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ प्रेसेस एंड प्रेस टूल्स। जो कि फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैं ये किसकी हेल्प से होते हैं, प्रेस टूल्स, पावर प्रेसेस, इनकी हेल्प से होते हैं। These operations include deformation of metal workpiece to the desired size and size by applying pressure or force। मेटल वर्कपीस जो है उसको हम क्या करते हैं, बेंड कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी वायरिंग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम उसको जो मेटल शीट है उसको हम डिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेटल वर्कपीस का डिफॉर्मेशन इंक्लूड होता है, जिससे कि हम उसकी डिज़ायर्ड साइज़ ले पाते हैं, उस वर्कपीस मेटल की डिज़ायर्ड साइज हम ऑब्टेन कर लेते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स। प्रेसेस एंड प्रेस टूल्स फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन वर्क, क्योंकि ये एक मशीन वर्क है और इसमें जो हम शीट मेटल देते हैं वो भी हम मोटर के द्वारा, पुलिस इनके द्वारा देते हैं। तो एक मतलब जो फास्ट वर्क हो पाता है इसमें हमारा, क्लियर। तो ये एक मास प्रोडक्शन वर्क है, मतलब इसमें फास्ट प्रोडक्ट तो एक बार में जैसे जो रेट है वर्क कंप्लीट होने की वो ज़्यादा होती है। These are considered fastest and most efficient way to form a sheet metal into finished product। अब हम जैसे फिगर में, डायग्राम में देख सकते हैं, ये है प्रेस वर्क, प्रेस, पावर प्रेस जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो टर्मिनोलॉजी से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं।
तो हम ये देख सकते हैं, जैसे ये है रैम, जो कि जो हमारा पंच यूज़ में लेते हैं। पंच क्या होता है? पंच होता है कि जिस डिज़ायर्ड शेप का हमको शीट मेटल पे जैसे हमको होल बनाना है, तो हमें एक उस जिस डायमीटर का होल बनाना है उस डायमीटर का पंच हम उस पर लगा देंगे। ठीक है, जिस भी डिज़ायर्ड शेप में हमको वहाँ पे कट करना है, तो हमने वहाँ पर एक पंच लगा दिया। ठीक है, तो जो रैम है वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटरी वे में मूव करता है। ठीक है, ये हो गया रैम, ये हो गया पंच, जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि जिस डिज़ायर्ड शेप में हमको शीट मेटल पे ऑपरेट करना है, उस शेप का पंच हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि वो शीट मेटल पे एकदम प्रेशरली अप्लाई करेंगे तो वहाँ से उस शेप में शीट जो है वो हमारी कट जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डाई यूज़ करते हैं। डाई जो शीट को सपोर्ट करती है एंड देन पंच को भी सपोर्ट करती है कि वो जो हमारा शेप है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आए। ठीक है, ये हैं स्ट्रिप्स, जो कि मेटल की स्ट्रिप्स हैं। ये वाली जो स्ट्रिप्स है ये मेटल की स्ट्रिप्स हैं। बॉलिस्टर प्लेट डाई के नीचे इसको जो प्रेस है, जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उसको उस लोड को कैरी करती है एक तरह से ये बॉलिस्टर प्लेट। ये बेड और प्रेस है, उसका बेड है डाई होल्डर। ठीक है, और ये ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, जैसे अभी मैंने कहा था कि ये प्रेस पंच के थ्रू जो शीट मेटल में होल होगा उसका जो बाहर निकल जाएगा, होल के बाद में कट के थोड़ा मेटल बाहर आएगा ना, वो जो बाहर आ रहा है वो क्या है, ब्लैंक बोल रहे हैं इसको। इसका वर्क कैसे है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। जैसे ये है इसका पूरा एक तरीके से पूरी पावर प्रेस का वर्क कैसे होगा, उसमें हम अब इस स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे पहले मोटर लगी होती है क्राउन पे, मोटर के साथ अटैच होती है पुली से अटैच होता है बेल्ट से फ्लाईव्हील से कनेक्ट होती है क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, ये है क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील से कनेक्ट होती है क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होती है हमारी कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होती है रैम से, और रैम से कनेक्ट होता है पंच है जो गाइडिंग पिंस हैं, वो पंच को गाइड करती है नीचे जाने पे, कैसे उसको शीट मेटल पे लोकेशन पे उसको गाइड करती है, जिस लोकेशन पे हमको वो शेप चाहिए। ठीक है, ये है कोइल्ड स्ट्रिप स्टॉक, मतलब जो हमारी शीट है उनको हमने कोइल्ड के रूप में यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। एंड देन दिस इज़ स्टॉक फीडर, जो आगे उस जो शीट है उसको आगे फॉरवर्ड करता जाएगा, आगे भेजता जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्क कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो पुली रोटेट होती है मोटर से। पुली और फ्लाईव्हील बेल्ट से कनेक्टेड हैं, तो पुली के रोटेट होने से फ्लाईव्हील भी रोटेट होता है। फ्लाईव्हील के रोटेट होने से जो ये क्रैंक शाफ्ट है ये भी रोटेट होगी। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट से अटैच्ड है क्रैंक पिन, तो क्या हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट से अटैच है क्रैंक पिन। क्रैंक शाफ्ट का जो रोटरी मोशन है, ये जो रोटरी मोशन करता है तो इससे अटैच है क्रैंक पिन। तो ये जो क्रैंक पिन है ये कनेक्टिंग रोड क्या करता है, जो अपनी क्रैंक शाफ्ट की रोटरी मोशन होती है, घूमने वाली मोशन होती है, उसको उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है। वो कैसे, देखो जैसे ये क्रैंक पिन है, तो क्रैंक पिन हमारी इस तरीके से है और यहाँ पर हमारा क्या कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है। तो जब ये वाला एंड इसका ऊपर की तरफ, जब क्योंकि क्रैंक पिन तो घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, जब ये वाला एंड ऊपर की तरफ है तो कनेक्टिंग रोड ऊपर की तरफ है, और जब ये वाला एंड घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ऐसी कुछ कंडीशन में आएगा तो कनेक्टिंग रोड कैसे जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, इसके घूमने से कनेक्टिंग रोड ऊपर और नीचे मूव कर रही है। तो कनेक्टिंग रोड ने क्या किया, कनेक्टिंग रोड ने क्रैंक शाफ्ट की जो रोटरी मोशन थी उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिया। अब उससे क्या हो रहा है, कनेक्टिंग रोड के ऊपर नीचे होने से रैम जो कि पंच को सपोर्ट करती है, रैम ऊपर नीचे मूव करती है, जिससे कि पंच भी शीट मेटल पर ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने किया यहाँ से स्टॉक को स्टार्ट किया, यहाँ से शीट मेटल गया, जो कि 2 रोलर्स लगे हुए हैं यहाँ पे,
इन रोलर्स के बीच में से निकलेगा, जिससे कि कुछ अगर बेंड है शीट पे तो वो निकल जाएगा। एकदम प्लेन स्मूथ जो शीट है वो एंटर होगी कहाँ, अंदर की तरफ मशीन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये शीट एंटर हुई है और यहाँ पर ये लगी हुई है डाई, जिसमें अगर पंच में जैसे हम ये देख सकते हैं ये पंच है, इसमें हमको 3 तरह के हमने ये देखे हैं। ठीक है, मतलब 3 होल होंगे इसमें। अब जो हमारी शीट मेटल हमने अंदर भेजी है उसमें 3 होल होने हैं अलग अलग डायमीटर के। ये है गाइडिंग पिन जो कि पंच को गाइड करती है। ये डाई के अंदर होल्स होते हैं जो इनके अंदर ये एंटर हो जाएंगी गाइडिंग पिन, और पंच पूरा क्या हो जाएगा, शीट मेटल को डिज़ायरेबल कट करते हुए नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके क्रैंकशाफ्ट के रोड में वापस ऊपर उठेगा एंड देन ये प्रोसेस का ऊपर नीचे चलता रहता है, और इसी तरीके से ये जो कट है शीट मेटल में वो होता रहता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो प्रेस है हमारा ये वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी का मतलब है कि कितना प्रेशर हमको चाहिए कट करने के लिए। ठीक है, कट तो कर रहा है प्रेस, जो मोटर लगी हुई है उस मोटर से फ्लाईव्हील रोटेट कर रही है, फ्लाईव्हील से क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टिंग रोड रेसिप्रोकेटिंग मूव कर रही है, एंड देन उससे रैम पे फोर्स आ रहा है और उस पर पंच पे फोर्स आ रहा है, पंच से प्रेशर लगा रहा है। लेकिन एक डिज़ायरेबल प्रेशर हमको चाहिए जिसकी वजह से वो शीट कट हो सके। क्लियर? अगर वो प्रेशर इतना सफिशेंट ही नहीं होगा कि शीट कट हो तो फिर हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हमें एक डिज़ायरेबल प्रेशर चाहिए, एक ऐसा सफिशिएंट प्रेशर चाहिए जिससे कि वो जो शीट है हमारी उस पर हम डिज़ायरेबल शेप में उसको हम ला सकें या कट कर सकें। तो जो कैपेसिटी होती है इस पंच की उस शीट मेटल को कट करने की, मतलब रैम जो है वो कितनी प्रेशर से पंच को फोर्स कर रहा है शीट को कट करने के लिए, उस प्रेशर को, उस कैपेसिटी को बोलते हैं हम पावर प्रेस की कैपेसिटी। क्लियर? तो अब हम आते हैं प्रेस कैपेसिटी में। प्रेसिंग कैपेसिटी द मैक्सिमम प्रेशर दैट द प्रेस मशीन कैन जनरेट सेफली। सेफली मीन्स जो डाई है, जो हमारा पंच है, जो हमारी बॉलस्टर प्लेट्स हैं, जो टूल हम यूज़ में ले रहे हैं उन पे उनका कुछ हार्म ना हो। ठीक है, तो सेफली कितना मैक्सिमम प्रेशर जो है प्रेस जो पावर प्रेस है वो अप्लाई कर सकती है, रैम अप्लाई कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रेस कैपेसिटी ऑफ द पावर प्रेस। In the crank press, which is used most widely in press forming, there is the pressing capacity which is an indicator of the capacity of the press machine. ठीक है, तो कितना प्रेशर जो हमारी प्रेस मशीन है वो अप्लाई कर रही है शीट मेटल पे डिज़ायर्ड शेप लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रेस की कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये प्रेस कैपेसिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक शीट मेटल पे एक ऑब्जेक्ट कट करना है, एक शेप कट करनी है, हमें ये शेप कट करनी है। ठीक है, ये शेप हमें उस शीट मेटल पे कट करनी है, मतलब इस शेप का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमको ये कट करके मिलेगा। अब हमको इस शेप का कट करना है, तो इस शेप को कट करने के लिए हमें किस कैपेसिटी की पावर प्रेस की ज़रूरत होगी, मतलब हमें पावर प्रेस को कितना फोर्स लगाना होगा उस शीट पर कि ये ऑब्जेक्ट कट होके बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं। इसे आप देख सकते हो, हमें इसकी लेंथ है 50 mm, 10 mm, 5 mm इसके साइड्स है, 2 साइड्स हैं इसकी, एक साइड है 10 mm और एक साइड है इसकी 15 mm। देन दूसरी लेंथ में हमको यहाँ पर 25 mm और 25 mm। ठीक है, ये एक L टाइप का शेप हुआ। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि जो ये शीट हमको चाहिए, ये जो शीट है ये किसकी है, एल्यूमिनियम की है। तो जो कटिंग फोर्स होगा शीट को कट करने के लिए वो होगा क्या, एरिया और शियर स्ट्रेस। शियर हो रहा है क्यों, क्योंकि जब शीट ऐसे है और रैम ऐसे आकर इसको कट कर रही है। ठीक है, तो जो कट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, शियर कट हो रहा है, तो इसमें हम कौन सा स्ट्रेस यूज़ करेंगे, शियर स्ट्रेस। तो कटिंग फोर्स क्या होगा, कितना एरिया शेयर हो रहा है और शेयरिंग स्ट्रेस उस मटेरियल का क्या है। ठीक है,
अब एरिया शेयर जितना हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखो हमें क्या डायमेंशन चाहिए, हमें इस शेप का चाहिए जिसकी डायमेंशंस मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाई थी। हमें इस शेप का चाहिए और जो थिकनेस है हमारी शीट की परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ योर फ़ोन, ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो थिकनेस है शीट की, माना वो 1 mm है, ठीक है, तो 1 mm तो उसकी हो गई क्या थिकनेस, 1 mm हो गई उसकी थिकनेस, और ये हो गया उसका पैरीमीटर। तो हमें शीट कट करनी है तो मतलब एरिया क्या होगा, एरिया कौन सा होगा, जो इसके परपेंडिकुलर वाली जो ये एजेस होंगी, जो इसका एरिया होगा वही तो एरिया होगा जो कट हो रहा है, समझे। जो कटिंग एरिया है वो कटिंग एरिया कौन सा है, कटिंग एरिया है शीट की थिकनेस के साथ जो एरिया बना रहा है शेप, वो एरिया मीन्स अगर मैं परपेंडिकुलरली देखूं तो जो शीट की थिकनेस है, माना कि ये शीट की थिकनेस है, ठीक है, मैं कैसे देख रही हूँ, शीट को साइड से देख रही हूँ, ऊपर से देखती हूँ तो मुझे शीट की शेप दिखती है और साइड से देखती हूँ तो मुझे थिकनेस दिख रही है, ठीक है। तो इस थिकनेस को जब मैं इस शेप की लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो एरिया आएगा वही एरिया तो शेयर हो रहा है, वही एरिया तो कट हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कटिंग एरिया कौन सा होगा, जो इस शेप का परपेंडिकुलर फ़ोन परपेंडिकुलर होगा इस स्क्रीन के, ठीक है, और कितना थिकनेस के साथ में। तो हम क्या करेंगे, जो थिकनेस है शीट की उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस शेप के पैरीमीटर से, इस शेप की लेंथ से, ठीक है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कट इनटू मटेरियल थिकनेस, क्योंकि हम कौन सा एरिया ले रहे हैं, जो एरिया शेयर हो रहा है, जो एरिया कट हो रहा है बाय द यूज़ ऑफ पंच, क्लियर। तो कटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, अब कटिंग फोर्स हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ कट इनटू मटेरियल थिकनेस इनटू शेयरिंग स्ट्रेस। अब कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, कटिंग लेंथ देखो जैसे डायमेंशन थी, ये थी हमारी 50 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 10, ये तो हो गई कटिंग थिकनेस। अगर सर्कुलर होता तो क्या होता उसका पैरीमीटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता तो उसका क्या होता पैरीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कटिंग लेंथ, शीट थिकनेस 1 mm और शेयरिंग स्ट्रेस, एल्यूमिनियम का मेटल था वो, तो हम एल्यूमिनियम का जो शेयर स्ट्रेस होता है वो हम पे यूज़ करके उसका कटिंग फोर्स निकालेंगे। तो इतना मिनिमम फोर्स तो उस पर लगना ही पड़ेगा अगर हमको वो इस डिज़ायर्ड शेप का इतना मिनिमम तो हमको लगाना ही है प्रेशर। तो मिनिमम इतनी कैपेसिटी के इतने प्रेशर लगाने वाली पावर प्रेस तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये डिज़ायर्ड शेप 1 mm थिकनेस की जो प्लेट है उसको कट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से कैलकुलेट करी कि हमको कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए उस शेप को कट करने के लिए उस थिकनेस की शीट में। एक दूसरा जो तरीका है वो तरीका है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ दीज प्रेसेस फॉलोइंग एम्पेरिकल फॉर्मुलेशंस आर जनरली यूज। कुछ एम्पेरिकल रिलेशंस होते हैं जो हम यूज़ में करते हैं, जैसे क्रैंक पिन है उसका डाया मानो डी है, जो हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, हमने अभी ये देखा था कि ये क्रैंक पिन है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की जो ये क्रैंक पिन है ना, ये क्रैंक पिन, इसका जो डायामीटर है ये हमने मान रहे हैं कैपिटल डी, ठीक है, ये हमने माना है कैपिटल डी। तो क्रैंक पिन का जो डायामीटर है कैपिटल डी, उसका 0.5 डी स्क्वायर, 0.5 डी स्क्वायर, जब शाफ्ट दोनों एंड से रोटेट हो रही है और जब शाफ्ट एक ही क्रैंक शाफ्ट जो है हमारी वो एक एंड से रोटेट होती है तब होगा 0.75 डी स्क्वायर। जो डी है यहाँ पर वो क्या है, क्रैंक पिन का डाया। तो ये है कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, जब हम ये एम्पेरिकल फॉर्मूले ले लें और हम इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे भी आपने देखा कटिंग फोर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उस थिकनेस की शीट पे डिज़ायर्ड शेप को कट करने के लिए। और साथ ही हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें क्रैंक पिन का डाया पता है तो भी हम उससे ये जो प्रेस की कैपेसिटी है वो मेज़र कर सकते हैं। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं
Hence, while procuring power press, its crank pin dia must be decided and can be calculated by knowing the maximum shearing force required and using the above relations and putting the proper shearing stress of the material required to be used. मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने देखे थे 0.5 d स्क्वायर और 0.75 d स्क्वायर, तो हम कटिंग फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया शेयरिंग फोर्स, उसको यूज़ करके वो हमको पता है शेयरिंग फोर्स कितना है, तो हमें कैलकुलेट हो जाएगी उसकी कैपेसिटी। तो उससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि क्रैंक पिन का डाया कितना हो इस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए। तो इन एम्पेरिकल फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, क्रैंक पिन का डाया भी डिसाइड कर सकते हैं। कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी शेयरिंग स्ट्रेस जो कि फॉर्मूले में यूज़ हो रही थी, शेयरिंग फोर्स और कटिंग फोर्स के फॉर्मूले में यूज़ हो रही थी, वो यहाँ पर गिवन है। जैसे एल्यूमिनियम की 0.72 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं वो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर टन में हमको यूनिट्स दे रखी हैं, टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर? तो एल्यूमिनियम है 0.72 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, माइल्ड स्टील 3.1 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अलॉय स्टील की शेयरिंग स्ट्रेस 5.7 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टिन की है 0.3 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने प्रेसिंग कैपेसिटी देखी। प्रेसिंग कैपेसिटी क्या है? कुछ नहीं है, जो प्रेस कैपेसिटी है कि वो कितना जो कितना प्रेशर हम कटिंग शेप को अचीव करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। पावर प्रेस कितना उस पर प्रेशर डाल सकती है, उसको हम बोलते हैं प्रेस कैपेसिटी। द प्रेशर कॉल्ड प्रेसिंग कैपेसिटी एज्यूम दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज एक्टिव ऑन अ प्री डिटरमाइंड रीजन इन द एरिया ऑफ द बॉल्स्टर प्लेट। ये एज्यूम किया जाता है कि जो प्रेसिंग कैपेसिटी वाला प्रेशर है वो कि बॉल्स्टर प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द डाई, जो डाई जिस पे आके पंच जो है वो जिस पे शीट मेटल को हम गाइड करते हैं और जिस पे पंच आके प्रेस करता है शीट मेटल को, वो है डाई। हमने देखा था डायग्राम में। तो फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द डाई, इफ़ वर्क इज़ डन एट द मैक्सिमम प्रेसिंग कैपेसिटी, अगर मैक्सिमम प्रेसिंग कैपेसिटी पे वर्क किया, प्रेस की मैक्सिमम कैपेसिटी पे, नॉट शीट मेटल की प्रेसिंग मैक्सिमम कैपेसिटी पे, मींस किसी एक, तो अभी हमने जो फोर्स कैलकुलेट किया था वो हमने किया था कि उस डिज़ायर्ड शेप को उस थिकनेस की शीट से कट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, लेकिन उतना फोर्स तो हमको उसको लगाना ही पड़ेगा। वो था मिनिमम फोर्स जो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो उससे ज़्यादा कैपेसिटी की हम पावर प्रेस खरीदेंगे। ठीक है। तो लेकिन माना कि हमको फोर्स चाहिए 2 टन का और हमने पावर प्रेस खरीद रखी है 3 टन की, तो ये बोल रहा है कि हम मैक्सिमम प्रेसिंग कैपेसिटी पे भी वर्क नहीं कर सकते। मतलब हमें 3 टन पे भी उस जो हमारी पावर प्रेस है उसको चालू नहीं करना है, उस पर काम नहीं करना है, 3 टन पे भी नहीं करना है, थोड़ा सा हमें कम रखना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, द लाइफ ऑफ द डाई बिकम शॉर्टर। जो डाई है उसकी जो लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम एंड द बॉल्स्टर प्लेट ऑफ द प्रेस मशीन। क्योंकि जब पंच बार बार स्ट्राइक करेगा तो डाई का भी क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। When the life of the die is considered, it is necessary to carry out the work while having some leeway with respect to the pressing capacity. In general, it is considered good for the life of the die to carry out work at pressure up to 60 to 70% of the pressing capacity. मतलब हमने जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया कि हमने कटिंग फोर्स शेयरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लिया कि हमें उस शीट मेटल की डिज़ायर्ड शेप लेने के लिए, उस थिकनेस की शीट पे डिज़ायर्ड शेप लेने के लिए इतने फोर्स की तो ज़रूरत है ही है। माना वो 2 टन था, तो हमने क्या करा, 2 टन से ज़्यादा की प्रेस खरीदी। मान लो हमने 3 टन की कैपेसिटी की प्रेस खरीद ली है, तो अब हम उस पावर प्रेस को 3 टन पे ऑपरेट नहीं करेंगे। हम उसको कितने पे ऑपरेट करेंगे, 60 to 70% ऑफ द प्रेसिंग कैपेसिटी, मतलब 3 टन का 60 to 70%, जिससे कि जो है हमारा डाई की जो लाइफ है वो कम ना हो, मतलब लाइफ का जो डाई है उसका ज़्यादा डिफॉर्मेशन ना हो। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस जो पावर प्रेस है उसकी वर्किंग क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि कितना कैपेसिटी
का पावर प्रेस हम ले सकते हैं किसी भी शीट को कट करने के लिए डिज़ायर्ड शेप में। तो हमने वो देखा कि उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम उसमें फॉर्मूला लगाते हैं कि किस इफ़ेक्टिव लेंथ का हमको शेप लेना है, प्लस इनटू उस शीट की कितनी थिकनेस है, और इनटू जिस मेटल की वो शीट है उसका शेयरिंग स्ट्रेस क्या है। तो इस फॉर्मूले से हम उस शीट की वो डिज़ायर्ड शेप कट करने के लिए फोर्स जो है और प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके साथ में एम्पेरिकल फॉर्मूले से रिलेट करके क्रैंक का डाया भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में प्रेस कैपेसिटी को स्टडी किया, तो अब इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।